बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास नंबर 4/2 पे देखते हैं। ये टेक्निकल क्लास है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। आईएफई शरिया स्टैंडर्ड की ये क्लास कहती है कि यहिक्कु लिलमुअस्ससति लितवक्की इन्खिफादिल अमलति फिल मुस्तक़बिलिल जौई इला मा याती। यानी इंस्टीट्यूशन को ये हक है किस बात का, जिस तरह ये इंग्लिश स्टैंडर्ड कहता है कि इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू हेज अगेंस्ट द फ्यूचर डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी बाय रिकोर्स टू द फॉलोइंग। यानी इंस्टीट्यूशन को अगर ये खतरा लायक होता है कि मुस्तकबिल में जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जाएगी, तो अब वो उस डिवैल्यूएशन से बचने के लिए क्या इकदाम कर सकता है। इनखिफादिल अमला कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी की फिल मुस्तकबिल जो, यानी कि मुस्तकबिल के अंदर। अब उसमें उसको क्या हक हासिल है मुअस्ससा इंस्टीट्यूशन को कि वो क्या करे। पहला, अब उसमें दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका यह है कि इजरा कुरूदिन मुतबादिला बेअमलातिन मुख्तलिफा बिदून अख्ज़ फ़ाइदतिन औ इअताइहा शरीतत अदम रब्त बैनल क़रज़ैन। यानी वो बाहम बैक टू बैक कर्जों का इजरा करेंगे जो मुख्तलिफ करेंसियों में होंगे, और ये दोनों के दोनों कर्जे बैक टू बैक आपस में एक तो कनेक्टेड नहीं होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपस में मशरूत नहीं होंगे, और ना ही इसके अंदर फरीकैन एक दूसरे को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इजाफी फायदा पहुंचाने की। अब ये टेक्निकल क्लास है, इसको जरा समझने के लिए ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा, इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपको जरा सिचुएशन का समझना जरूरी है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसके अंदर ये क्लास के जो कह रही है कि बैक टू बैक लोन हो तो किया जाएगा। सिचुएशन ये है कि एक इस्लामी बैंक है, उसको मुस्तकबिल के अंदर $500 मिलने हैं, और उसकी मैनेजमेंट ये परसीव कर रही है कि मुस्तकबिल के अंदर जो यूएस डॉलर है ये डिवैल्यू हो जाएगा, यानी पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी और यूएस डॉलर जो है मुस्तकबिल के अंदर वो डिवैल्यू कर जाएगा। अब उसका तरीकाकार क्या है कि पॉसिबल वो अपने इस रिस्क को किस तरह हेज कर सकती है। वो कहते हैं कि भाई मुस्तकबिल के अंदर PKR जो है वो स्ट्रांग होगा और यूएस डॉलर करेंसी कमज़ोर होगी। अगर हम मुस्तकबिल में $500 वसूल करेंगे तो मुस्तकबिल में तो उस $500 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आज जो है वो यूएस डॉलर की बड़ी वैल्यू है, और हमें अगर $500 बेचते हैं तो ज़्यादा पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, और मुस्तकबिल में जब हमें मिलेंगे तो कम पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, लिहाजा हमें कोई रिस्क को हेज करना चाहिए। तो उसके लिए शरिया स्टैंडर्ड एक जो सोल्यूशन देता है, वे देता है, वो ये है कि जी बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन करेंगे लेकिन डिफरेंट करेंसीज के अंदर करेंगे। अब ये क्या तरीकाकार है इसको देखें। हम ये देख रहे हैं कि जनाब रिसीवेबल जिसको $500 मिलने हैं मुस्तकबिल के अंदर, वो एक इस्लामिक बैंक ए है। अब ये इस्लामिक बैंक ए क्या करेगा, इस्लामिक बैंक ए अप्रोच करेगा इस्लामिक बैंक बी को। अब इस्लामिक बैंक बी को आज डॉलर्स की जरूरत है, तो इस्लामिक बैंक ए क्या करेगा, आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक इस्लामिक बैंक बी को पाकिस्तानी रुपयों के अंदर जो $500 की इक्वल की अमाउंट बनती है वो उसको कर्ज दे देगा। $500 के अमाउंट, मिसाल के तौर पर $500 को मल्टीप्लाई करते हैं आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक तो ये बनता है 8,70,000। तो ये जो 8,70,000 आज इसको दिया जाएगा इस्लामिक बैंक बी को, तो ये इसके ऊपर कर्जा बन जाएगा इस्लामिक बैंक बी के ऊपर। अब इस्लामिक बैंक बी अपनी तरफ से कर्जा दे देगा इस्लामिक बैंक ए को कि इस्लाम, और वो किस में कर्जा दे देगा, इस्लामिक बैंक बी इस्लामिक बैंक ए को कर्जा देगा $500 का आज। तो अब ये दोनों कर्जे एक दूसरे के साथ कंडीशन नहीं होंगे, यानी ये शर्त नहीं लगाई जाएगी मैं आपको कर्ज दूंगा इस शर्त पर कि भाई आप भी मुझे कर्ज देंगे, नहीं, ये दोनों कर्ज अलग अलग होंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब जब मिसाल के तौर पर एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई 2 महीने के बाद हर एक बैंक अपने कर्ज की अदायगी करेगा, ये एक उसूल बन गया। अब जब 2 महीने गुजरेंगे तो इस्लामिक बैंक ए ने कर्ज ले रखा है बी से $500 का,
और इस्लामिक बैंक बी ने कर्ज ले रखा है इस्लामिक बैंक ए से 8,70,000 रुपए का। अब हर एक के ऊपर एक दैन बन गया। अब शरिया का उसूल ये कहता है कि जिसके ऊपर जो कर्ज दैन बन गया है तो वो दैन उतनी ही मिकदार में वापस किया जाएगा जितनी मिकदार में उठाया गया था। अब जो फ्यूचर में आपस में दिन तय हो गया 2 महीने के बाद, तो अब इस्लामिक बैंक बी अपना कर्ज वापस करेगा इस्लामिक बैंक ए को 8,70,000 रुपए दे देगा, और इस्लामिक बैंक ए ने चूंकि $500 का कर्जा उठाया था तो वो उसको $500 वापस कर देगा। इस तरह हर एक बैंक जो है वो अपने अपने देन की कर्ज की अदायगी कर देगा। अब इस्लामिक बैंक ए ने इस तरह इसको किस तरह कंट्रोल किया, वो कहता है कि मुस्तकबिल में अगर यूएस डॉलर डेप्रिसिएट कर जाता है, डिवैल्यू कर जाता है, तो अब उसको मुस्तकबिल में अब 2 महीने बाद 8,70,000 रुपए जब मिलेंगे तो उन 8,70,000 रुपए की बहुत अच्छी वैल्यू होगी। और इस तरह उन्होंने अपने रिस्क को मिटिगेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और अपने आप को डॉलर की डिवैल्यूएशन के पोटेंशियल लॉस से उन्होंने खुद को बचा लिया। तो ये है इस क्लास का मतलब कि बैक टू बैक लोन दिए जाएंगे, यानी वो बैंक जो खुद को खतरे में महसूस कर रहा था उसने क्या किया, आज ही उसने एक कर्ज जनरेट कर दिया एक और बैंक पर। जो वो कर्ज की अमाउंट कितनी थी, वो अमाउंट थी 8,70,000 के बराबर, जो कि $500 के इक्वल बनता था उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। उसने कर्ज दे दिया एक इस्लामी बैंक को। अब मुस्तकबिल में यही इस्लामी बैंक बी 8,70,000 चुका कर्जा लिया, लिहाजा इसी के ऊपर इतनी अमाउंट का दैन होगा, तो मुस्तकबिल में इसको वापस करेगा। अब बी ने कर्ज दे दिया इस्लामिक बैंक ए को $500 का, तो मुस्तकबिल में इस्लामी बैंक ए $500 दे देगा इस्लामी बैंक बी को। तो ये एक तरीका कार है। ताहम इस्लामिक फाइनेंस के स्टूडेंट्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखें, इस चीज को वे आउट के तौर पे, एग्जिट के तौर पे, मखरज के तौर पे इस क्लास को दिया गया है। इस क्लास के ऊपर इस्लामिक बैंक कोई अपनी प्रोडक्ट बाकायदा लॉन्च नहीं कर सकती, एथिकली भी मुनासिब नहीं कि कोई बैंक इस क्लास के ऊपर कोई बाकायदा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, क्योंकि ये वे आउट है, इसको वे आउट के तौर पे ही देखा जाएगा। तो इसको बाकायदा प्रोडक्ट के तौर पर इसको नहीं लिया जाना चाहिए। अब आए देखें कि वो जो शरिया स्टैंडर्ड कह रहा था कि it is permissible for the institution to hedge against the future devaluation of the currency by recourse to the following, कि इंस्टीट्यूशन के लिए जायज़ है कि मुस्तकबिल के अंदर करेंसी की डिवैल्यूएशन को वो कैसे हेज कर सकता है। तो कहा था टू एग्जीक्यूट बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स, कि वो बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स लेंगे और यूजिंग डिफरेंट करेंसीज जो मुख्तलिफ करेंसीज में होंगे, जिस तरह के हमने अपनी मिसाल में देखा कि पाकिस्तानी रुपये और डॉलर में था, विदाउट रिसीविंग और गिविंग एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और वो दोनों एक दूसरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देंगे, एक्स्ट्रा कोई भी मशरूत इजाफा भी नहीं देंगे कि जनाब 8,70,000 की बजाय 8,75,000 कर लें और वो कह जी $510 कर लें। नो, इस तरह के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक दूसरे को वो नहीं देंगे, प्रोवाइडेड दीज, अब शर्त क्या होगी कि दीज टू लोन्स आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर, कि वो आपस में भी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक कर्ज दूसरे कर्ज के साथ कंडीशन नहीं होगा, मशरूत नहीं होगा। तो ये है वो क्लॉज और उसके एक्सप्लेनेशन। अब उम्मीद है कि भाई आप जो तलबा हैं और जो स्कॉलर्स हैं, अब आप समझ के होंगे कि इस बैक टू बैक इंटरेस्ट फ्री लोन्स का क्या मतलब था। अच्छा, अब जो दूसरी क्लास है वो क्या कह रही है, एक दूसरा वे आउट था, वो क्या है, वो ये है कि जी वेयर, इसको जरा अरबी में भी देख लें हम कि दूसरी क्लास कह रही है कि शिरा बदाया औ इबराम अमलियात मुराबहा बिनफ्स अमला। वो ये कह रहे हैं कि या तो कोई असासा खरीद लिया जाए, शिरा खरीद लिया जाए, औ इबराम अमलियात मुराहबात बिनफ्स अमला, या फिर बे मुराबा कर लिया जाए उसी करेंसी के अंदर जिस करेंसी के अंदर बेनफ्सिल अमला, जिस करेंसी के वो कहते हैं कि भाई जो करेंसी एक्सपोयर है उस करेंसी को आप डिवेल्यूशन का जिसका खतरा है उसी के अंदर उस असासे को खरीद लिया जाए। अब देखें वेयर द एक्सपोयर इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट पेएबल। अब ये अरबी के अंदर जो था उन्होंने ये पस मंजर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर पस मंजर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बात चल रही है अकाउंट पेएबल की।
اکاؤنٹ پیبل کی بات چل رہی ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ٹو سیل گڈس، اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے سیل گڈس کا، جبکہ عربی شریعہ اسٹینڈرڈ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شراء و بدائع۔ بہرحال یہ خریدنے کی بات کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھی گڈس کو سیل کر سکتا ہے آن کریڈٹ، یعنی بے معجل کے ساتھ کر لے، اور بے مرابحہ ان کرنسی آف دا ایکسپوئر، کرنسی آف ایکسپوئر کے ساتھ وہ بے مرابحہ کر لے۔ اچھا یہاں پر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کرنسی آف دا ایکسپوئر سے کیا مراد ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا کرنسی ایکسپوئر سے مراد، کرنسی ایکسپوئر یہ ہے کہ the currency exposure of an asset like US dollar is the sensitivity of the asset's return measured in the investor's domestic currency to fluctuation in exchange rate۔ دیکھیں کرنسی ایکسپوئر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی اثاثے جیسے کہ ڈالر ہے یا پاؤنڈز ہیں یا کوئی اور اثاثہ ہے، اس وہ حساس ہوتا ہے، کہ یعنی حساس ان دا سینس کہ وہ ڈیپریسیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپریسیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو کرنسی ایکسپوجر سے مراد کسی اثاثے جیسے ڈالر کی وہ حساسیت ہے جسے سرمایہ کار کی ملکی کرنسی میں شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ سے ماپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پاکستان روپی ہے اگر وہ ڈیپریسیٹ ہوگا تو ڈالر مہنگا ہو جائے گا، اور اگر وہ اپریشیٹ ہوگا تو ڈالر سستا ہو جائے گا۔ تو ڈالر کی یہ حساسیت جو ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ایکسپوجر ہے۔ مثال کے طور پر اگر روپے کی قدر گرتی ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، اگر روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو ڈالر سستا ہو جائے گا۔ تو اس مثال کے اندر ہم کہتے ہیں ڈالر کو کرنسی آف دا ایکسپوئر۔ تو یہ ہے کرنسی ایکسپوئر سے مراد کے کرنسی ایکسپوئر کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کلاس کی طرف، کہ کلاس کہتی ہے کرنسی ایکسپوئر کے بارے میں کہ وہ کرنسی ایکسپوئر کے اندر ایسٹ جنریٹ کر دے یا مرابحہ کے ساتھ کوئی مرابحہ کا کوئی کانٹریکٹ کر لے۔ اصل میں آپ اس کو یوں سمجھیں، جو طلبہ ہے ذرا اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا بھی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، یہ ایسٹ لائبلٹیز میچمنٹ کی بات چل رہی ہے، کہ یہاں پر ایسٹ لائبلٹیز کو میچمنٹ کرنے کے ذریعے وہ اپنے رسک کو ہیج کرے گا۔ اب وہ کیسے؟ پہلے ذرا ہم ایک سچویشن لے لیتے ہیں کہ یہ کلاس جو کہہ رہی ہے اس کی پوری سچویشن کیا ہے، کس سچویشن کے اندر یہ کام کرے گی۔ دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ اسلامک بینک ہیز ایکسیپٹڈ $500 ان ڈپازٹس لائبلٹی سائڈ کے اندر، ڈپازٹ چونکہ لائبلٹی سائڈ میں ہوتا ہے، اسلامک بینک نے $500 ایکسیپٹ کیے ہیں ڈپازٹ سائڈ میں۔ نو دا مینجمنٹ پرسیوز دا ڈیویلیویشن آف پاکستانی روپی ڈومیسٹک کرنسی۔ اب مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان روپی مزید ڈیپریشیٹ کرے گا اور ڈالر مہنگا ہو جائے گا، یعنی کہ آج اگر $200 کا ڈالر ہے تو مستقبل میں یہ 210 کا جا سکتا ہے۔ So, if IB Islamic Bank keeps US dollar as idle cash and deposits, it may face loss in the cash of devaluation, in the case of devaluation۔ صاف ظاہر ہے اگر اس کو $500 اس کے پاس آج کا ڈپازٹ ہے، آئیڈل کیش رکھے گی تو بھی نقصان، اور اگر مستقبل میں کبھی بھی کلائنٹ آ کے کہتا ہے جی مجھے میرا $500 چاہیے اور اس وقت ڈالر مہنگا ہوگا تو بھی نقصان۔ اب وہ کیا کرے، اس نقصان کو کیسے میٹ کرے کہ مستقبل میں ڈالر مہنگا ہو جائے گا، اور تو اس صورت میں اسلامک بینک کو مارکیٹ سے مہنگا ڈالر خرید کے اپنے کلائنٹ کو جو ہے ڈپازٹر کو دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ اسلامک بینک ول پے US ڈالر ایٹ اے ہائی پرائس اینڈ پی کیئر فرام دا فاریکس مارکیٹ۔ تو اسلامک بینک کو نقصان ہوگا، صاف ظاہر ہے کہ obvious سی بات ہے، نو وٹ ٹو ڈو۔ تو یہ ہے وہ کیس، تو اس کے اوپر شریعہ اسٹینڈرڈ سجیسٹ کیا کرتا ہے؟ شریعہ اسٹینڈرڈ یہ سولوشن دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلامک بینک may generate an asset by selling or buying an asset equal to the risky amount like $500 to hedge the risk of devaluation۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ایکسپوئر کرنسی ہے یا کرنسی آف دا ایکسپوئر ہے وہ ڈالر ہے، جو ڈالر حساس سے ہو رہا ہے یہاں پہ، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ڈالر ملا ہے اور آج کے دن، اور آج کا ریٹ چل رہا ہے $1 $200 کا، اور ڈپازٹس میں آ گیا، اب اسلامک بینک کو چاہیے یہ کہ اسی $500 کے ساتھ وہ کیا کریں، وہ ایک ایسٹ جنریٹ کر لے اپنی ایسٹ سائڈ کے اوپر۔ ایسٹ کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے؟ یا تو اسلامک بینک کوئی ایسٹ خرید سکتی ہے، سکوک خرید لے یا کوئی اور ایسٹ خرید لے، یا پھر اسلامک بینک جو ہے وہ کوئی ایسٹ سیل کر دے فائنانسنگ کے ذریعے،
इन्वेस्टमेंट के जरिए कोई भी एसेट जो है वो जनरेट करेगी इसी साइट के ऊपर $500 का। एक तो ये हो सकता है। अब एसेट जनरेट हो गया, अब अगर मुस्तकबिल के अंदर डॉलर जो है वो वाकई पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू कर जाती है और डॉलर महंगा हो जाता है, मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में डॉलर हो गया 210 का, तो इस्लामिक बैंक को अब क्या होगा? तो कहते हैं कि भाई जब 2 महीने के बाद डॉलर 210 का होगा तो डिपॉजिटर जब अपना डिपॉजिट निकलवाने आएगा तो इस्लामिक बैंक को तो लॉस होगा क्योंकि जब उसने लिया था डॉलर इस्लामिक बैंक ने तो 200 का था, अब जब वापस करना पड़ रहा है तो वो 210 का है। तो वो कहते हैं कि भाई इस्लामिक बैंक को लॉस हो जाएगा पाँच, जो उसको इक्वल लॉस होगा वही लॉस वो कवर हो जाएगा एसेट साइड पर, क्योंकि इस्लामिक बैंक के पास उसी का एसेट भी तो उसने जनरेट कर रखा था। जब इस्लामिक बैंक उस एसेट को बेचेगा तो वो बिकेगा 210 के हिसाब से, तो जो लॉस इधर हुआ था वही लॉस कवर हो जाएगा। अब जरा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर इफ द पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट्स and it becomes $1 is equal to 210, 210 का हो जाता है, and then the Islamic Bank will face a loss of 5,000 rupee in liability side by having $500 in deposits। तो साफ ज़ाहिर है जब इस्लामिक बैंक ने वो 500 का डॉलर का डिपॉजिट कबूल किया था तो मार्केट में उस डॉलर की कीमत उस वक्त 200 रुपये थी, और जब मुस्तकबिल में उसको वापस करना पड़ेगा तो उस वक्त डॉलर की कीमत 210 रुपये हो गई है, तो इस्लामिक बैंक को 5,000 रुपये का नुकसान आएगा, पर डॉलर 10 रुपये महंगा हो गया, तो अब टोटल 5,000 रुपये का लॉस जो है वो इस्लामिक बैंक को भुगतना पड़ेगा। अब ये लॉस कैसे रिकवर होगा? वो कहते हैं बिकॉज on demand, Islamic Bank will have to buy 500 from the forex market at the rate of 210, which is costly, and $500 would be equal to 1,05,000. So, as compared to the previous date when liability was generated and it was $1 is equal to 200, and at that time $500 was equal to 1 lakh rupee. यानी माजी में वो $500 1 लाख रुपए का था, आज जब उसने लिया था इस्लामिक बैंक ने वसूल किया था डिपॉजिट साइड पर, और जब इस्लामिक बैंक को वापस करना पड़ रहा है तो वो 1,05,000 रुपए का है, तो इस्लामिक बैंक को जेब से 5,000 रुपए ज्यादा भरने पड़ रहे हैं, तो उनको तो लॉस हो गया 5,000 रुपए का। तो वो कहते हैं कि अब ये 5,000 रुपए का लॉस हुआ है लायबिलिटी साइड पे, भाई उसने एसेट भी तो जनरेट किया था $500 के साइड के ऊपर, तो अब वो एसेट या तो एसेट खरीद कर किया होगा या वो मुराबा फाइनेंसिंग के जरिए कुछ बेच कर किया होगा। मुराबा के जरिए साफ ज़ाहिर है कोई एसेट बेचेगा डॉलर में तो मुस्तकबिल में क्लाइंट $500 पे करेगा जिसको भी मुराबा का एसेट बेचेगा। तो कहते हैं कि however such loss will be set off by having $500 in the asset side as it will be sold out at the same rate, और वो चूंकि यही $500 जो एसेट पे रखा हुआ है इस्लामिक बैंक उसे मार्केट में जब बेचेगी तो वो भी 210 रुपए पर डॉलर के हिसाब से बिकेगा, तो जो लॉस लायबिलिटी साइड पे हुआ था वही लॉस सेट ऑफ हो जाएगा एसेट साइड पर। तो इस तरह इस्लामिक बैंक जो है वो अपने रिस्क को कंट्रोल करेगी। सो ये है वो सेकंड क्लास जो शरिया स्टैंडर्ड की कर रही थी। अब ये देखें शरिया स्टैंडर्ड कहते हैं कि वेयर द एक्सपोजर इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट पेएबल, जहां मामला अकाउंट पेएबल के अंदर था कि लायबिलिटी साइड पे था, जिस तरह कि हमने देखा, तो टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, या तो वो बै मुआवजल के जरिए कोई असासा बेच ले और क्लाइंट जो है वो मुस्तकबिल में $500 पे करेगा, इस तरह ये एसेट जनरेट हो जाएगा, या इस्लामिक बैंक $500 का कोई एसेट खरीद कर एसेट जनरेट कर दे, आर बाई मुराबा इन द करेंसी ऑफ द एक्सपोजर, या करेंसी ऑफ द एक्सपोजर जो कि डॉलर है, डॉलर के अंदर कोई चीज मुराबा पर बेच दे। मुराबा भी बै मुआवजल के तहत तो क्रेडिट मुराबा होता है, तो जो भी क्लाइंट मुराबा इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज परचेज करेगा तो मुस्तकबिल में इस्लामिक बैंक को $500 पे करेगा, तो चूंकि डॉलर उस वक्त महंगा हो चुका होगा लिहाजा डॉलर मार्केट में जब बिकेगा तो वो उसको 210 रुपए का मिल जाएगा, जिस तरह के हमने इसका देखा। तो इस तरह इस्लामिक बैंक अपने रिस्क को कंट्रोल करता है, हेज करता है। तो ये है बेसिकली इन दो क्लासेस का मतलब। आगे की जो क्लास है ये बहुत आसान है, ये क्या कह रही है? ये कहती है कि इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द कस्टमर टू एग्री एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन सच एज मुराबा that the payment shall be made in another currency applying the spot exchange rate on the day of payment। यानी इदारे और कस्टमर के लिए जायज़ है कि वो आपस में इस बात पर रजामंदी का इजहार कर लें कि जनाब
آج جو میں آپ سے مرابع پر کوئی چیز خرید رہا ہوں یہ $500 کی بنتی ہے، اب میں جو مستقبل میں آپ کو انسٹالمنٹ میں اس کی قیمت پے کروں گا مرابع چیز کی، وہ پے کروں گا پاکستانی کرنسی کے مطابق، لیکن جس دن میں پے کروں گا ڈالر کا، چونکہ $500 کی چیز ہے، روپے میں نے پاکستانی پے کرنا ہے، تو ڈالر کے اسی ریٹ کا اعتبار ہوگا جو میں جس دن میں آپ کو پاکستانی روپی ادا کروں گا۔ تو بینک اور کسٹمر اگر اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو شریعہ سٹینڈرڈ کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور واقعی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیٹس ہوتے ہیں جس دن وہ ادا کیے جاتے ہیں دوسری کرنسی کے اندر، تو پھر وہ جس دن ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے پیمنٹ، تو ڈیٹ آف پیمنٹ کا ریٹ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے، یہ تمام دوست اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا ڈالر میں اور 2 مہینے بعد واپس کر رہے ہیں پاکستانی روپی میں، تو اب آپ کو دو سوال ذہن میں آئے گا کہ کون سے دن کا ایکسچینج ریٹ، جس دن قرض اٹھایا تھا اس دن کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں گے یا جس دن قرض واپس کر رہے ہیں؟ تو بھائی شریعہ یہ کہتی ہے کہ جس دن قرض واپس کیا جا رہا ہے ایکسچینج ریٹ کا اعتبار اسی دن کا ہوگا، اسی تاریخ کا ہوگا۔ ذرا عربی کو بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ يجوز ان تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة مثل المرابحة على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء۔ بسعر يوم الوفاء کا مطلب کیا ہے؟ اسی دن کی قیمت، جس دن ادائیگی ہو رہی ہے اسی دن کی قیمت کرنسی ایکسچینج، اسی دن کے کرنسی ایکسچینج ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بھی بالکل وہی بات کر رہی ہے کہ بھی مؤسسہ، ادارہ اور عمیل، کلائنٹ آپس میں اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ جب انسٹالمنٹ کے اندر، مرابع معجل کی انسٹالمنٹ کے اندر انسٹالمنٹ پے کی جائیں گی تو کسی اور کرنسی میں، بعملۃ اخرى اور کرنسی میں پے کی جائیں گی، لیکن کس دن کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے کہا جس دن ادائیگی کا ایکسچینج ریٹ ہوگا اسی حساب سے کیا جائے گا۔